नमस्कार दोस्तों। मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो से मैंने सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 यानी कि केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमावली 1964 पर सुपर एमसीक्यू सीरीज की शुरुआत की है। और आप यह इस सीरीज का पार्ट 1 देख रहे हैं। और इस सीरीज का पार्ट 2 और 3 भी आपको जल्द ही देखने को मिलेंगे। प्रत्येक पार्ट में मैंने 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उसके आंसर को शामिल किया है। तो आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर एक पार्ट में सिर्फ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उसके आंसर को शामिल किया गया है, तो तीनों पार्ट्स मिलाकर 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उसका आंसर होता है। तो इससे एग्जामिनेशन में क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भले ही क्वेश्चन की संख्या 20 है हर एक पार्ट में, लेकिन 20 क्वेश्चन की तैयारी अगर आप कर लेते हैं तो आपकी तैयारी 50 क्वेश्चन के बराबर हो जाएगी। तो फिर आपके मन में यह प्रश्न उठा होगा कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। तो हर एक पार्ट में मैंने कम से कम क्वेश्चन को शामिल किया है, यानी कि सिर्फ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उसके आंसर को शामिल किया है। लेकिन मैंने हर एक क्वेश्चन में नोट्स को जोड़ा है और नोट्स के जरिए भी आपको एडिशनल जानकारी देने की कोशिश की है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत किसी भी तरह के एग्जामिनेशन में अगर सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 से किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसके आंसर देने में सक्षम हो। तो वैसे मैं आपको इलस्ट्रेशन के लिए बता देना चाहता हूं कि यह किन एग्जाम्स के लिए काफी उपयोगी है। तो एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, डीएसएसबी, इन ऑर्गेनाइजेशंस में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट में अगर सीसीएस कंडक्ट रूल से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जिस सीरीज की मैंने यह शुरुआत की है और जिन क्वेश्चन को मैंने शामिल किया है, तो यह आपके लिए काफी उपयोगी होने वाला है। अगर पोस्ट की बात करूं तो असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, एसएसए, एसओ, डबल एओ या फिर अन्य दूसरे पोस्ट के लिए भी काफी उपयोगी है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह की त्रुटि अगर आपको दिखे, किसी भी तरह का आंसर अगर आपको लगे कि गलत दिया गया है या स्टेटमेंट गलत दिया गया है, तो आप उसकी जानकारी कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर दें। और आगे मेरा एक रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कि अगर अभी तक आपने अपने YouTube चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और साथ ही साथ एक और रिक्वेस्ट है, आखिरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो दोस्तों, यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। और यह बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि यहाँ आप देख सकते हैं कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स वाज नोटिफाइड ऑन। अब इसमें यह बताना है कि केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम कब अधिसूचित किया गया था, और इसके लिए 4 विकल्प भी यहाँ दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं 1/11/1964, सेकंड ऑप्शन 30/11/1964, थर्ड ऑप्शन 12/12/1964 और फोर्थ यानी कि डी ऑप्शन है 1/1/1965। तो आप इसका आंसर जानते होंगे, फिर भी मैं इसे एक बार कंफर्म कर देता हूं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि इसे जो नोटिफाई किया गया था 30 नवंबर 1964 को किया गया था। और कुछ जानकारी मैं आपको नोट के थ्रू दे देना चाहता हूं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इट वाज नोटिफाइड ऑन 30th नवंबर 1964। इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। ये याद रखने की चीज है कि नोटिफिकेशन की डेट से ही यह लागू हो गया। और इसके अगर पब्लिकेशन की बात करें गजेट ऑफ इंडिया में, तो 12 दिसंबर 1964। इसे 30 नवंबर 1964 को अधिसूचित किया गया। यह अधिसूचना की तारीख से लागू हुआ और 12 दिसंबर 1964 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। और आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं पढ़ के बता देता हूं। अ गवर्नमेंट सर्वेंट में इनवाइट डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर रूल 22 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स फॉर ऑल द बिलो मेंशन्ड एक्ट्स एक्सेप्ट वन।
इसे मैं एक बार आपको हिंदी में भी बता देता हूं कि अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको दिक्कत ना हो। एक सरकारी कर्मचारी, यानी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी सरकारी कर्मचारी को एक को छोड़ के, जो नीचे विकल्प दिया गया है इसमें से एक को छोड़ के निम्नलिखित सभी कृत्यों के लिए सीसीएस आचरण नियमों के नियम 22 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई को आमंत्रित कर सकता है, यानी कि डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए लाइबल हो सकता है। तो यहाँ जो चार ऑप्शन दिया गया है इसमें सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जिसके लिए डिसिप्लिनरी एक्शन ऐसे सरकारी कर्मचारी के खिलाफ नहीं ली जा सकती है, बाकी तीन के लिए ली जा सकती है। तो ये क्या है, तो इसे मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको मैं करके बता देता हूँ। ऑप्शन ए है फॉर कंज्यूमिंग एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक और ड्रग इन पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक स्थान पर किसी भी नशीले पेय या दवा का सेवन करने के लिए। ऑप्शन बी फॉर अपियरिंग इन अ पब्लिक प्लेस इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, नशे की हालत में सार्वजनिक स्थान पर उपस्थित होने के लिए। ऑप्शन सी फॉर यूजिंग एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक और ड्रग्स टू एक्सेस, किसी भी नशीले पेय या दवा का अत्यधिक उपयोग करने पर। और ऑप्शन डी है फॉर कंज्यूमिंग अल्कोहल और ड्रग्स आउटसाइड ड्यूटी आवर्स इन हिज प्राइवेट रूम, अपने निजी कमरे में ड्यूटी घंटों के बाहर शराब या नशीली दवाओं का सेवन करने के लिए। तो चार ऑप्शन आपने देख लिया और इसका आंसर भी शायद आपने सोच लिया होगा, फिर भी मैं इसे कंफर्म कर देता हूं कि इसका सही आंसर होगा डी। ये जो डी ऑप्शन आप यहाँ देख रहे हैं कि इसके लिए सिर्फ डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए लाइबल नहीं होगा। अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने निजी कमरे में ड्यूटी घंटों के बाहर शराब या नशीली दवाओं का सेवन करता है तो ऐसा प्रोविजन नहीं है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी को पिनेलाइज किया जाए। लेकिन बाकी जो है रूल 22 के तहत आता है और इस तरह के एक्ट्स के लिए कृत के लिए सरकारी कर्मचारी को लाइबल माना जा सकता है डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए। उन्हें जिम्मेदार माना जा सकता है, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर। अब ये है सेक्सुअल हैरासमेंट से संबंधित। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 इन परसुएंस ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन। इसे मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूँ। भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसरण में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 बनाया। तो इसमें से ये बताना है कि किस जजमेंट के अनुसरण में इस एक्ट को बनाया गया। इसके लिए चार ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हैं। पहला जो ए ऑप्शन है भंवरी देवी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1992, बी विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997, सी स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस शाहबानो 1985 और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आप जरूर जानते होंगे, फिर भी एक बार मैं इसे कंफर्म कर देता हूं। इसका सही आंसर है बी, यानी कि विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जो जजमेंट आया था 1997 में। और यह रूल 3C के सी में भी इसका साइटेशन आप देख सकते हैं, सीसीएस कंडक्ट रूल के। अब थोड़ा मैं बता देना चाहता हूं कि विशाखा आखिर थी कौन, तो इसे मैं नोट के जरिए आपको बता देता हूं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ भौरी देवी केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज फाइल्ड बाय विशाखा एंड अदर वुमेन ग्रुप्स अगेंस्ट द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड यूनियन ऑफ इंडिया बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब भौरी देवी के मामले के तथ्यों के आधार पर विशाखा और अन्य महिला समूहों द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष राजस्थान राज्य और भारत संघ के खिलाफ एक जनहित याचिका यानी कि पीआईएल दायर की गई थी। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन विशाखा और दूसरे वुमेन ग्रुप्स के द्वारा की गई थी और इट केम इनटू फोर्स ऑन 9/12/2013 सुपरसीडिंग द विशाखा गाइडलाइन। दोस्तों यह ध्यान देने की चीज है कि जो सेक्सुअल हरासमेंट जो यहाँ आप एक्ट देख रहे हैं यह लागू हुआ 9/12/2013 से। तो एक और प्रश्न का जो उत्तर है आपको मिल गया, सुपरसीडिंग द विशाखा गाइडलाइन। अब मैं बता देता हूं कि 9/12/2013 से विशाखा दिशा निर्देशों का स्थान ले रहा है, यानी कि विशाखा का जो गाइडलाइन था उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइन दी गई थी उसे सुपरसीड किया गया। यानी कि जब यह एक्ट बना तो वो गाइडलाइन ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, क्योंकि जितने भी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था इस जजमेंट में सभी को सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 में शामिल किया गया। यानी कि उसके बाद जो
इंक्वायरी ट्रायल जो कुछ भी चलता है वह इस एक्ट के तहत चलता है। तो ये ध्यान रखना है कि 9/12/2013 के बाद उसके गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता, बल्कि उसे शामिल किया जा चुका है इस एक्ट में, और इस एक्ट के हिसाब से अब सेक्सुअल हरासमेंट को डील किया जा रहा है। वैसे इसका प्रोविजन सीसीएस कंडक्ट रूल के रूल 3C में है, और अलग अलग तरह के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन है वहां, उसे भी आप देख सकते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। अब यह है खास करके परमिशन या फिर सैंक्शन से संबंधित। अब देख सकते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट ऑब्लाइज्ड टू सीक प्रायर परमिशन सैंक्शन इफ ही सी विश टू। इसे मैं आपको एक बार हिंदी में भी बता देता हूं। एक सरकारी कर्मचारी पूर्व अनुमति ऑब्लिक मंजूरी लेने के लिए बाध्य नहीं है, यदि वह चाहता है या फिर चाहती है। तो इसमें से जो नीचे जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कौन सा काम करना चाहता है जिसके लिए उन्हें प्रायर परमिशन या फिर सैंक्शन की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है इसमें से 3 ऐसे ऑप्शन है जिसके लिए परमिशन या फिर सैंक्शन लेने की जरूरत है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जिसके लिए सरकारी कर्मचारी को सरकार से ना तो परमिशन लेने की जरूरत है, ना तो सैंक्शन की जरूरत होती है। तो ऑप्शन ए देख सकते हैं, ज्वाइन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और साइड नॉर्मल ऑफिस आवर्स और कोर्सेज ऑफ स्टडीज फॉर यूनिवर्सिटी डिग्री। पहला है, विश्वविद्यालय की डिग्री के लिए सामान्य कार्यालय समय या अध्ययन के पाठ्यक्रमों के बाहर शैक्षिक संस्थान में शामिल होने के लिए। ऑप्शन बी है, सीक रिड्रेस इन कोर्ट्स ऑफ लॉ, कानून की अदालतों में निवारण की तलाश करने के लिए। ऑप्शन सी है, पार्टिसिपेट इन श्रमदान ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और भारत सेवक समाज। तो सी ऑप्शन है, सरकारी विभाग द्वारा आयोजित श्रमदान में भाग लेने के लिए या फिर भारत सेवक समाज में भाग लेने के लिए। और ऑप्शन डी है, ज्वाइन सिविल डिफेंस सर्विस, नागरिक सुरक्षा सेवा में शामिल होने के लिए। तो इसमें किस में शामिल होने के लिए जो प्रायर परमिशन है या फिर सैंक्शन है उसकी जरूरत नहीं होती। तो आप वैसे तो इसका आंसर जानते होंगे, फिर भी मैं इसे एक बार कंफर्म कर देता हूं। इसका सही आंसर है बी, सीक रिड्रेस इन कोर्ट ऑफ लॉ। और इसके लिए आप रूल 3 देख सकते हैं सीसीएस कंडक्ट रूल के, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 11 को देख सकते हैं। और अगर आप ए के बारे में जानना चाहते हैं, तो ए के लिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 4 को देख सकते हैं रूल 3, रूल 3 में। और सी का आंसर जानना चाहते हैं, जो यहाँ ऑप्शन में सी है, तो उसके लिए जीआईडी 6 को देख सकते हैं, और डी के लिए जीआईडी 7 को देख सकते हैं। और इससे संबंधित कुछ और प्रश्नों का उत्तर दे देना चाहता हूं, तो नोट में आप इसे देख सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द अबव प्रायर परमिशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ऊपर तो आपने देखा है कि ए, सी और डी के लिए प्रायर परमिशन की जरूरत है, और इसके अलावा भी कुछ ऐसे चीज है जिसमें शामिल होने के लिए सरकारी कर्मचारी को प्रायर परमिशन लेने की जरूरत होती है, पूर्व अनुमति लेने की जरूरत होती है। तो यहाँ देख सकते हैं, ज्वाइन सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड, ज्वाइन होम गार्ड ऑर्गेनाइजेशन, ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये जो तीनों आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें से किसी में भी शामिल होना चाहता है तो इसके लिए प्रायर परमिशन की जरूरत होती है। उससे संबंधित जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर। इन द वारंट ऑफ प्रेसिडेंस द पोजीशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इज अबव द ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ डैश टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसे हिंदी में एक बार बता देता हूँ। प्राथमिकता वारंट में संसद सदस्यों का स्थान भारत सरकार के डैश रैंक के अधिकारियों से ऊपर होता है। और इसके लिए आप यहाँ 4 ऑप्शन देख रहे हैं कि ऑप्शन ए सेक्रेटरी, सचिव, ऑप्शन बी एडिशनल सेक्रेटरी, जिसे अतिरिक्त सचिव कहते हैं हिंदी में, ऑप्शन सी स्पेशल सेक्रेटरी, विशेष सचिव, और ऑप्शन डी ज्वाइंट सेक्रेटरी, यानी कि संयुक्त सचिव। तो अब यहाँ बताना है कि वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में जो संसद के सदस्य होते हैं, तो संसद के जो सदस्य होते हैं, तो उनका स्थान इनमें से किन अधिकारियों से ऊपर होता है वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में। तो सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ, फिर इसके बारे में आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, इसका सही आंसर है ए, यानी कि सेक्रेटरी। और इसके बारे में विशेष जानकारी के लिए आप रूल 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 17A को देख सकते हैं, जो रूल 3 के नीचे है। अब सेक्रेटरी क्यों होगा? क्योंकि ऑप्शन बी और सी जो आप यहाँ देख रहे हैं दोनों इक्विवेलेंट होते हैं।
लगभग सेक्रेटरी के। और ज्वाइंट सेक्रेटरी का रैंक सेक्रेटरी से नीचे का होता है। इसीलिए यहाँ करेक्ट आंसर सेक्रेटरी है, यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं तो उनका स्थान वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में सेक्रेटरी से ऊपर होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा स्क्रीन पर। A government servant renders himself/herself liable for disciplinary action if he fails to inform his official superior the fact of। अब इसमें यह बताना है कि यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अपने आधिकारिक वरिष्ठ को ये फैक्ट सूचित करने में विफल रहता है, जो फैक्ट नीचे दिया गया है, तो वह अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए खुद को उत्तरदायित्व बनाता है। तो कौन से फैक्ट छुपाता है जिसके लिए अपने आप को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी उत्तरदायी बनाता है? तो यहाँ 3 ऑप्शन दिया गया है। पहला है फैक्ट ऑफ हिज कन्विक्शन बाय अ क्रिमिनल कोर्ट एंड सर्कमस्टेंसेस कनेक्टेड देयरविथ। पहला है कि एक अपराधी अदालत द्वारा उसकी सजा और उससे जुड़ी परिस्थितियां को अगर छुपाता है, यानी कि इस फैक्ट की जानकारी अगर ऑफिशियल सुपीरियर को नहीं देता। ऑप्शन बी, हिज अरेस्ट एंड द सर्कमस्टेंसेस कनेक्टेड देयरविद प्रॉम्प्टली। और दूसरा है कि उसकी गिरफ्तारी और उससे जुड़ी हुई परिस्थितियों के बारे में अगर अपने ऑफिशियल सुपीरियर को तुरंत नहीं बताता। और ऑप्शन सी है, हिज डिटेंशन सब्सिक्वेंटली रिलीज्ड ऑन बेल, यानी कि अगर हिरासत में लिया गया हो और भले बाद में उनको जमानत पर छोड़ दिया गया हो, अगर इस तथ्य की जानकारी ऑफिशियल सुपीरियर को नहीं देता, यानी कि इस फैक्ट को छुपाता है। और ऑप्शन डी है ऑल द अबव। तो दोस्तों, अब यहाँ देखना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। वैसे तो यह बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जरूर जानते होंगे, फिर भी मैं इसे कंफर्म कर देता हूं कि इसका सही आंसर जो इसका होगा, यहाँ गलती से ए लिखा गया है लेकिन ये डी होगा। इसका सही आंसर होगा डी। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। इसका सही आंसर होगा डी, कि ए बी सी ये तीनों में जो फैक्ट है, अगर इसमें से किसी भी फैक्ट को छुपाता है अपने सुपीरियर ऑफिसर से, तो इसके लिए ऐसे सरकारी कर्मचारी के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ली जा सकती है। और यहाँ आप इससे संबंधित रूल 3 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 1 और 2 को देख सकते हैं। जो रूल 3 के नीचे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 1 और 2 है, ज्यादा जानकारी के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं, इसे देख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ देख सकते हैं कि अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज कंसिडर्ड अनडिजायरेबल फॉर गवर्नमेंट सर्विस इफ हिज सैलरी। तो दोस्तों, यहाँ बताना है, एक सरकारी कर्मचारी को सरकारी सेवा के लिए अवांछनीय माना जाता है, यानी कि अनडिजायरेबल माना जाता है, यदि उसका वेतन उसके वेतन के साथ क्या होता है जो उसको गवर्नमेंट सर्विस के लिए अनडिजायरेबल माना जाता है। तो 4 ऑप्शन यहाँ दिया गया है, चारों ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। ए, इज कंसिस्टेंटली बीइंग अटैच्ड फॉर डेट, यानी कि उनके जो वेतन है लगातार ऋण के लिए कुर्क किया जा रहा है। ऑप्शन बी, हैज बीन continuously under attachment for more than 2 years। जरा इसे ध्यान दीजिए कि उनके वेतन को 2 वर्ष से अधिक समय से लगातार कुर्क की जा रही है। ऑप्शन सी, इज अटैच्ड फॉर अ सम विच विल रिक्वायर मोर देन 2 years टू पे। अब ये सी ऑप्शन है, तो उनके वेतन एक ऐसी राशि के लिए संलग्न है, यानी कि अटैच्ड है, जिसके भुगतान के लिए 2 वर्ष से अधिक की आवश्यकता होगी, यानी कि 2 वर्ष से अधिक का समय लगेगा। और ऑप्शन डी है ऑल द अबव। तो दोस्तों, इसका सही आंसर मैं बता देता हूं, इसका सही आंसर होगा डी। अगर तीनों में से ऊपर जो ए बी सी है, कोई भी परिस्थिति होता है, तो इन परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारी को सरकारी सेवा के लिए अवांछनीय माना जाता है, अनडिजायरेबल माना जाता है। और इससे संबंधित जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन है, आप उसे देख सकते हैं, रूल 17, और उसके नीचे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन है उसे देख सकते हैं। और नोट में कुछ चीज और बता देता हूं ताकि और एडिशनल जानकारी आपको मिल जाए, कि नोट में देख सकते हैं, और गवर्नमेंट सर्वेंट अगेंस्ट हुम एनी लीगल प्रोसीडिंग इज इंस्टीट्यूटेड फॉर द रिकवरी ऑफ एनी डेट ड्यू फ्रॉम हिम और फॉर adjudging him as an insolvent shall forthwith report the facts of the legal proceeding to government. Such report should be submitted by the government servant to his immediate superior, who should forward it to the authority competent to remove or dismiss him from service। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन को देख सकते हैं। और एक बार मैं इसे हिंदी में बता देता हूं, कि एक सरकारी कर्मचारी जिसके खिलाफ उसके बकाया ऋण की वसूली के लिए
या उसे दिवालिया घोषित करने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है, उसे तुरंत कानूनी कार्रवाई के पूर्ण तथ्यों की रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। ऐसी रिपोर्ट गवर्नमेंट सर्वेंट द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए और यह रिपोर्ट जो है अपने निकटतम वरिष्ठ को दी जानी चाहिए, यानी जो इमीडिएट सुपीरियर ऑफिसर है उनको दी जानी चाहिए। और उसके बाद जो इमीडिएट सुपीरियर ऑफिसर होते हैं उनका यह ड्यूटी होता है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर दे, यानी कि उस अथॉरिटी को फॉरवर्ड करे जिनके पास में ऐसे सरकारी कर्मचारी को रिमूव यानी कि सेवा से हटाने या बर्खास्त करने का अधिकार होता है। तो इस तरह यहाँ भी आपने दो प्रश्न का उत्तर जान लिया। पहला, इमीडिएट सुपीरियर ऑफिसर को इसकी जानकारी देनी होती है और दूसरा, इमीडिएट सुपीरियर ऑफिसर इसे प्रॉपर चैनल से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास में भेजते हैं। ऐसा इंस्ट्रक्शन है और ज्यादा जानकारी के लिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन को देख सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर। According to the according to the provisions of the CCS Conduct Rules 1964, which of the following option is not correctly matched? यहाँ बताना है कि कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है, यानी कि सीसीएस आचरण नियम 1964 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित नहीं है। अब ऑप्शन ए देख सकते हैं, कनेक्शन विद प्रेस और अदर मीडिया, रूल 8, प्रेस या अन्य मीडिया से संबंधित जो संबंध है, जिस रूल का यहाँ आगे रूल देख रहे हैं कि रूल 8, एविडेंस बिफोर कमिटी और एनी अदर अथॉरिटी, समिति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष साक्ष्य, रूल 10, पोजेशन ऑफ मूवेबल इमूवेबल एंड वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, चल अचल और मूल्यवान संपत्ति का कब्जा नियम यानी कि रूल 18, और डी, डिमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक, रूल 9 यानी कि प्रदर्शन एवं हड़ताल और इससे संबंधित जो रूल है 9 है। इसमें से कौन सा सही रूप से मैच नहीं है, तो इसे आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं कि इसका जो सही आंसर है ये है डी। बाकी ए बी सी करेक्टली मैच्ड है, यानी कि जो रूल कोट किया गया है उसके सामने में, तो उस रूल में उसका जिक्र है, उससे डील करता है। लेकिन ये जो ऑप्शन डी है ये करेक्टली मैच नहीं है। तो नोट के थ्रू मैं बता देना चाहता हूं कि रूल 7 जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, 7 जो है प्रदर्शन और हड़ताल से संबंधित है, डील्स विद डिमोन्स्ट्रेशन एंड स्ट्राइक। और रूल 9 जो है ये क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार की आलोचना से संबंधित है, इसीलिए यह सही नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर। What action can be taken by disciplinary authority if a government servant is found guilty of bringing any political or other outside influence in respect of his service matters? दोस्तों इसे एक बार हिंदी में बता देता हूं कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने सेवा मामलों के संबंध में कोई राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव डालने का दोषी पाया जाता है, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा क्या कार्रवाई की जा सकती है। वैसे यह रूल तो काफी फेमस है, कई बार इसके बारे में आपने सुना होगा। ऑप्शन ए है, मे बी एडवाइज टू डिसिस्ट फ्रॉम डूइंग सो, यानी कि ऐसा ऐसा करने से परहेज करने की सलाह दी जा सकती है। ऑप्शन बी, मे बी इश्यूड अ रिटन वार्निंग एंड अ कॉपी ऑफ देयर ऑफ प्लेस्ड इन सीआर डोजियर, एक लिखित चेतावनी जारी की जा सकती है और उसकी एक प्रति सीआर डोजियर में रखी जा सकती है। ऑप्शन सी, मे बी सब्जेक्टेड टू डिसिप्लिनरी एक्शन अंडर सीसीएस सीसीए रूल्स, और ऑप्शन सी है कि सीसीएस सीसीए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन कार्रवाई की जा सकती है। ऑप्शन डी है ऑल द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो मैं बता देता हूं। इसका सही आंसर होगा डी, ऑल द अबव। ये ये जो ऊपर एबीसी है, ये तीनों में से कोई भी कार्रवाई की जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। और इसकी विशेष जानकारी के लिए आप रूल 20 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 1 को देख सकते हैं। लेकिन नोट के जरिए कुछ और मैं क्लैरिफिकेशन आपको दे देता हूं। यहां देख सकते हैं कि नोट 1 में कि एडवाइज बाय अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी विदाउट प्लेसिंग द एडवाइस इन सीआर डोजियर। अगर फर्स्ट टाइम कोई सरकारी कर्मचारी ऐसा गलती करता है तो इसके लिए जो प्रक्रिया है, सीआर डोजियर में सलाह दिए बिना, यानी कि सीआर डोजियर में रखे बिना उचित अनुशासनात्मक शासनात्मक प्राधिकारी द्वारा सलाह दी जा सकती है। पहली बार सलाह देकर छोड़ा जा सकता है कि आगे ऐसा ना करे। सेकेंड टाइम रिटन वार्निंग टू बी इशूड बाय एप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एंड कॉपी देयरऑफ प्लेस्ड इन सीआर डोजियर, ऊपर आपने ऑप्शन देखा है उसी क्लैरिफिकेशन है। अगर सेकेंड टाइम ऐसा करता है तो एक लिखित चेतावनी जारी की जा सकती है और उसकी एक प्रति सीआर डोजियर में रखी जाती है। थर्ड टाइम अगर दोषी पाया जाता है ऐसा करने का, थर्ड टाइम डिसिप्लिनरी एक्शन टू बी इनिशिएटेड बाय द एप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी,
अगर थर्ड टाइम ऐसा पाया जाता है तो यहाँ पर इसके लिए क्या प्रक्रिया है, तीसरी बार अनुशासनात्मक कार्रवाई उचित अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा शुरू की जाएगी। और इससे संबंधित नियम आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडिशन को बताया है, उसे आप देख सकते हैं। और नोट टू, इसमें भी एक प्रश्न का उत्तर आपको मिलने वाला है कि क्या कोई सरकारी कर्मचारी अपने रिलेटिव संबंधी जैसे कि वाइफ या फिर पेरेंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ बता देना चाहता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन थ्रू रिलेटिव्स लाइक वाइफ्स पेरेंट्स आल्सो नॉट अलाउड बट अलाउड इन केस ऑफ डेथ और फिजिकल डिसेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। और इससे संबंधित आप यहाँ GID 4 को देख सकते हैं। अब इस कहता क्या है, पत्नी माता पिता जैसे रिश्तेदारों के माध्यम से प्रतिनिधित्व की भी अनुमति नहीं है, लेकिन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या शारीरिक विकलांगता के मामले में अनुमति दी गई है। और इससे संबंधित आप यहाँ देख सकते हैं GID 4 को। तो आपको अब ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसकी क्या प्रक्रिया होती है और किस तरह से यह प्रोसेस आगे बढ़ता है और गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ क्या होता है अगर आउटसाइड इन्फ्लुएंस लाने की कोशिश की जाती है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, यानी कि SHWW एक्ट 2013। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प SHWW अधिनियम 2013 के तहत कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न के संबंध में सत्य नहीं है। तो इसमें से कौन सा सत्य नहीं है यानी कि ट्रू नहीं है, उसे बताना है आपको। अब चार ऑप्शन है, चारों को मैं बता देता हूं। पहला ऑप्शन है, अ कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट इज इंक्वायर्ड इनटू बाय द कंप्लेंट कमिटी कंस्टिट्यूटेड इन द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कंसर्न्ड। यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच संबंधित मंत्रालय ऑब्लिक विभाग में गठित शिकायत समिति द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी, स्पेशल लीव अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 90 days may be granted to an aggrieved female government servant during the pendency of inquiry on the recommendation of internal local या फिर इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी। और इसे हिंदी में ही बता देता हूं कि आंतरिक समिति, स्थानीय समिति जिसे लोकल कमिटी कहते हैं, या फिर इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी जिसे आंतरिक शिकायत समिति कहते हैं, इसके सिफारिश पर जांच के लंबित रहने के दौरान पीड़ित महिला सरकारी कर्मचारी को अधिकतम 90 दिनों तक की विशेष छुट्टी दी जा सकती है। सी ऑप्शन यानी तीसरा स्टेटमेंट, द रिपोर्ट्स ऑफ द कंप्लेंट्स कमिटी ट्रीटेड एज एन इंक्वायरी रिपोर्ट अगेंस्ट द एक्यूज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट बट नॉट बाइंडिंग ऑन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। यह ध्यान देने की चीज है। सी ऑप्शन है, शिकायत समिति की रिपोर्ट को आरोपी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ एक जांच रिपोर्ट के रूप में माना जाता है, लेकिन अनुशासनात्मक प्राधिकारी पर बाध्यकारी नहीं होता, यानी कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी पर यह बाइंडिंग नहीं होता। ऑप्शन डी, ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, इसके बारे में आपने सुना होगा, जिसे सी बॉक्स कहते हैं, वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑन 24/7/2017। ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, जिसे सी बॉक्स कहते हैं, 24/7/2017 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा इसे देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, यानी कि सी सही नहीं है। और इससे संबंधित जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन है वो रूल 3C का GID 25 है। अब ये सही क्यों नहीं है, तो यहाँ कह रहा है कि जो शिकायत समिति की रिपोर्ट को सरकारी कर्मचारी के खिलाफ एक जांच रिपोर्ट के रूप में माना जाता है, लेकिन अनुशासनात्मक प्राधिकारी पर बाध्यकारी नहीं होता। तो गलत यही हो गया कि ये बाइंडिंग होता है। दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जो कमिटी की रिपोर्ट होती है उसे इंक्वायरी रिपोर्ट माना जाता है और यह डिसिप्लिनरी अथॉरिटी पर बाइंडिंग होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि नोट बाइंडिंग, इसलिए यह ट्रू नहीं है। बाकी ए, बी और डी बिल्कुल ही सही है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके स्क्रीन पर। इफ अ गवर्नमेंट servant indulges in an act of subletting the government residential accommodation, which of the following action can't be taken against him her। हिंदी में भी बता देता हूं कि यदि कोई सरकारी सरकारी कर्मचारी सरकारी सरकारी आवासीय आवास को उप किराए पर देने के कृत्य में शामिल होती है, तो उसके खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो ये चार एक तरह का एक्शन यहाँ प्रपोज है, इसमें बताना है कि कौन सा एक्शन नहीं लिया जा सकता। अब यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है, डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर माइनर पेनल्टी में भी इनिशिएटेड, मामूली दंड के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। ऑप्शन बी, मे बी प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, निलंबन में रखा जा सकता है। ऑप्शन सी, डबल द रेट ऑफ डैमेज में बी इम्पोज्ड,
खजाने की दुगुनी दर लगाई जा सकती है। और ऑप्शन डी, अलॉटमेंट में बी कैंसिल्ड, आवंटन रद्द किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें सही आंसर क्या है, इसे मैं आपको बता देता हूं, इसे आपने सोच लिया होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों ए, यानी कि इस तरह का एक्शन नहीं लिया जा सकता। और इसके लिए आप रूल 15A का GID 1 को देख सकते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि GID 1 में कहना है कि अगर सबलेटिंग यानी कि उप किराए पर देने का दोषी अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी पाया जाता है, तो नीचे जो 3 तरह का एक्शन है ये तो लिया ही जाएगा। इसके अलावा जो डिसिप्लिनरी एक्शन की बात है, यह माइनर पेनल्टी नहीं बल्कि मेजर पेनल्टी का एक्शन इनिशिएट किया जाएगा। तो यहाँ मैंने माइनर लिखा है, जबकि इसका होना चाहिए मेजर। मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग चलाई जाएगी अगर सबलेटिंग का दोषी पाया जाता है कोई भी सरकारी कर्मचारी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा आपके स्क्रीन पर 12। और गवर्नमेंट सर्वेंट्स कैन बी हेल्ड लायबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर घेराव इफ ही सी पार्टिसिपेट्स इन। कहता है कि किसी भी सरकारी सेवक को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। किस चीज के लिए? तो घेराव के लिए, अगर वह इसमें भाग लेता है। किसमें? तो नीचे जो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से किसमें भाग लेने पर उसे घेराव का दोषी माना जा सकता है और ऐसे सरकारी कर्मचारी के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ली जा सकती है। तो इससे संबंधित 4 ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन ए, फोर्सिबल कन्फाइनमेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स विद इन द ऑफिस प्रीमाइज बाय सराउंडिंग देयर प्लेस ऑफ ड्यूटी। लोक सेवकों को उनके कर्तव्य स्थल को घेर कर कार्यालय परिसर के भीतर जबरन कैद करना, यानी कि किसी को फोर्सिबल रूप से रूम में बंद कर देना, अगर उसमें इस तरह की एक्टिविटी में भाग लेता है। ऑप्शन बी, होल्डिंग डेमोन्स्ट्रेशंस विद इन ऑफिस प्रीमाइज ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। दूसरा है कार्यालय समय के दौरान कार्यालय परिसर के भीतर प्रदर्शन करना, अगर कार्यालय भीतर के अगर प्रदर्शन करता है। ऑप्शन सी, होल्डिंग डेमोन्स्ट्रेशन आउटसाइड ऑफिस प्रीमाइज बियॉन्ड ऑफिस आवर। ध्यान देने की चीज है, कार्यालय समय के बाद कार्यालय परिसर के बाहर प्रदर्शन अगर करता है और इसमें अगर शामिल होता है। ऑप्शन डी है ऑल द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो जान लीजिए, इसका सही आंसर है डी। अगर ए बी सी जो यहाँ ऑप्शन है, तीनों में से किसी में भी अगर वह भाग लेता है तो उसे घेराव का दोषी माना जाता है और इसके लिए डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। और आंसर डी है। और इसके लिए रूल 7 सीसीएस कंडक्ट रूल और उसके नीचे जो जीआईडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन है 3 एंड 4 को आप विस्तृत जानकारी के लिए देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर। मूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड, यहाँ बताना है चल संपत्ति में शामिल नहीं है। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से किसे चल संपत्ति में किसे चल संपत्ति नहीं माना जाता या माना जा सकता है, यानी कि रूल 18 के हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं ज्वेलरी, यानी कि आभूषण। ऑप्शन बी, शेयर सिक्योरिटीज एंड डिवेंचर, आप जिसे कहते हैं शेयर प्रतिभूतियां और डिवेंचर। ऑप्शन सी, इंश्योरेंस पॉलिसी द एनुअल प्रीमियम ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 2 months बेसिक पे ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, बीमा पॉलिसियां जिसका वार्षिक प्रीमियम सरकारी कर्मचारी के 2 महीने के मूल वेतन से अधिक नहीं है। ऑप्शन बी, एनी मीन्स ऑफ कन्वेंस, यानी कि परिवहन का कोई भी साधन हो। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, सबसे पहले ये जान लेते हैं, फिर इसके बारे में नोट के जरिए कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। इसका सही आंसर यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ बाय मिस्टेक यहाँ पर बी है, जबकि इसका जो आंसर होगा ये होगा सी, यानी कि इसका सही आंसर है सी। जो इंश्योरेंस पॉलिसी होता है, इंश्योरेंस पॉलिसी यानी कि अगर उसका प्रीमियम जो है, उनका एनुअल प्रीमियम जो है, अगर सरकारी कर्मचारी के 2 महीने के मूल वेतन से अधिक नहीं होता है तो उसे मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं किया जाता, उसे चल संपत्ति में शामिल नहीं किया जाता। और इससे संबंधित विशेष जानकारी के लिए आप रूल 18 का एक्सप्लेनेशन 1 को देख सकते हैं। अब इसके बारे में कुछ और जानकारी मैं आपको दे देता हूं। अब यह मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, तो फिर चल संपत्ति में शामिल क्या क्या होता है उसकी पूरी जानकारी मैं यहाँ दे देता हूँ। इसमें शामिल होता है ज्वेलरी, आभूषण, इंश्योरेंस पॉलिसी द एनुअल प्रीमियम ऑफ विच एक्सीड 2 months बेसिक पे ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि जो बीमा पॉलिसी होती है, अगर उसका एनुअल प्रीमियम सरकारी कर्मचारी के 2 महीने के मूल वेतन से अधिक होता है तो उससे मूवेबल प्रॉपर्टी
माना जाता है, और साथ ही साथ शेयर, सिक्योरिटीज और डिवेंचर, ये किसी भी वैल्यू का हो तो इसे माना जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी। ऑप्शन बी, ऑल लोन्स वेदर सेक्योर्ड और नोट एडवांस्ड और टेकन बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट। अब यहाँ है कि सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए गए या लिए गए सभी ऋण, चाहे सुरक्षित हो या नहीं, तो इसे भी मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है। ऑप्शन सी, मोटर कार्स, मोटरसाइकिल, हॉर्सेज, एनी अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस, मोटर कार, मोटरसाइकिल, घोड़े या परिवहन का कोई अन्य साधन हो तो उसे भी मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है, चल संपत्ति माना जाता है। ऑप्शन डी देख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर्स, रेडियो, जिसमें रेडियोग्राम या टेलीविजन है, तो रेफ्रिजरेटर, रेडियोग्राम और टेलीविजन सेट को भी मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है। तो चूंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ मूवेबल प्रॉपर्टी में तब शामिल होता है जब उसका वैल्यू यानी कि एनुअल प्रीमियम जो होता है इंश्योरेंस पॉलिसी का, तो सरकारी कर्मचारी के 2 महीने के मूल वेतन से अधिक होता है तो उसे मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाता है। इसका आंसर सी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि डज नॉट एक्सीड 2 मंथ्स बेसिक पे ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, यहाँ बताया जा रहा है कि 2 महीने यानी सरकारी कर्मचारी के मूल वेतन, जो मूल वेतन है 2 महीने का मूल वेतन है तो उससे कम है, इसलिए ये गलत है और ये मूवेबल प्रॉपर्टी में, चल संपत्ति में नहीं आता। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉई may accept gifts from his near relatives or from his personal friends having no official dealings with him on the occasion of wedding, anniversaries, funerals or religious functions without making report to the government if the value of such gifts don't exceed। एक बार हिंदी में बता देता हूँ। कोई सरकारी कर्मचारी शादी, वर्षगांठ, अंत्येष्टि या धार्मिक समारोहों के अवसर पर अपने करीबी रिश्तेदारों या अपने निजी दोस्तों से जिनका उनके साथ कोई आधिकारिक लेन देन नहीं है यानी कि ऑफिशियल डीलिंग नहीं है, सरकार को रिपोर्ट किए बिना यानी सरकार को रिपोर्ट दिए बिना उपहार स्वीकार कर सकता है यदि ऐसे उपहारों का मूल्य इससे अधिक ना हो। तो इसके लिए यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दिख रहा है 25,000 इन केस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट होल्डिंग ग्रुप ए पोस्ट, यानी कि अगर 25,000 रुपये तक का गिफ्ट ग्रुप ए पोस्ट के सरकारी कर्मचारी को मिलता है, 15,000 अगर ग्रुप बी पोस्ट के सरकारी कर्मचारी को मिलता है तो इसकी रिपोर्टिंग करना जरूरी नहीं होता, 7500 तक का अगर ग्रुप सी के कर्मचारी को मिलता है तो इसकी रिपोर्टिंग करना जरूरी नहीं होता। ऑप्शन डी है ऑल द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? वैसे यह जो क्वेश्चन है इसका आंसर उलझा हुआ है, फिर भी मैं इसे आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका दोस्तों सही आंसर है उपरोक्त सभी, और इसके लिए रूल 13 सब रूल 2 को देख सकते हैं। और यहाँ ध्यान देने की चीज क्या है कि ये जो 25,000, 15,000 और 75,000 की जो लिमिट रखा गया है अलग अलग ग्रुप के लिए, अगर इस इतने अमाउंट तक का या इससे नीचे का अमाउंट का गिफ्ट अगर सरकारी कर्मचारी को मिलता है तो इसका रिपोर्ट सरकार को देना जरूरी नहीं होता, यानी कि बिना सरकार को रिपोर्ट किए गिफ्ट इतने अमाउंट तक का एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ जो ऑफिशियल डीलिंग देख रहे हैं कि अगर रिलेटिव या फिर पर्सनल फ्रेंड ही क्यों ना हो, अगर उनके साथ सरकारी कर्मचारी का कोई भी ऑफिशियल डीलिंग है तो गिफ्ट लेने के लिए उनको सरकार से प्रायर सैंक्शन जरूरी होता है, यानी सरकार की मंजूरी लेनी होती है अगर ऑफिशियल डीलिंग होता है। तो ये आपने देख लिया। अब इसके साथ साथ ही सब रूल 3 को देख लेते हैं। ये तो सब रूल 2 है, अब सब रूल 3 में भी लिमिट रखा गया है, यानी कि यहाँ जो मामले आप देख रहे हैं इसको छोड़ के दूसरे केस के लिए यहाँ कुछ लिमिट रखा गया है, उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं कि सब रूल 3, इन एनी अदर केस a government servant shall not accept any gift without the sanction of the government if the value exceeds। ऊपर जो आपने देखा है कि कोई भी गिफ्ट रिलेटिव या फ्रेंड से मिलता है वेडिंग, एनिवर्सरी, फ्यूनरल्स या फिर रिलीजियस फंक्शन के अवसर पर, तो कहता है इसको छोड़ के अगर दूसरे केस में कहता है कि किसी भी अन्य मामले में एक सरकारी कर्मचारी सरकार की मंजूरी के बिना कोई उपहार स्वीकार नहीं कर सकता यदि मूल्य इससे अधिक हो। अब यहाँ नीचे देख रहे हैं इसके लिए अलग वैल्यू रखा गया है, तो उन केस को छोड़ के अगर जो गिफ्ट का वैल्यू होता है 5,000 से अधिक होता है तो इसके लिए सरकार से प्रायर सैंक्शन लेना होता है, सरकार की मंजूरी लेना होता है अगर वह सरकारी कर्मचारी ग्रुप ए या फिर बी पोस्ट से बिलोंग करता है। और 2000 अगर 2000 से अधिक होता है और वह सरकारी कर्मचारी अगर ग्रुप सी पोस्ट पर होता है तो सरकार की पूर्व मंजूरी लेना
जोड़ी होता है अगर इस अमाउंट से ज्यादा का होता है इन एनी अदर केस। ध्यान रखिए सब रूल फ्री है इन एनी अदर केस। अब इन एनी अदर केस क्या हो सकता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर कोई सबऑर्डिनेट किसी ऑफिसर के अंदर में कोई सबऑर्डिनेट एम्प्लॉई है, अगर उससे गिफ्ट मिलता है तो वहां पर ये लागू हो सकता है कि अगर उनसे 5,000 से ज्यादा का मिलता है तो प्रीवियस सैंक्शन लेना जरूरी होगा। अगर 5,000 से कम का है तो ये गिफ्ट जो सरकारी कर्मचारी है वह ले सकता है अगर वह ग्रुप ए या फिर बी पोस्ट से बिलोंग करता है, और 2000 अगर ऐसे सरकारी कर्मचारी हो जो ग्रुप सी से बिलोंग करता है। तो दोस्तों अब आप इसे अच्छी तरह से समझ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, a government servant is required to report any transaction in movable property either in his own name or in the name of member of his family to the prescribed authority within 1 month if the value of property exceeds। अब ये अब ये क्वेश्चन है, एक कोई भी सरकारी कर्मचारी को अपने नाम पर या अपने परिवार के सदस्य के नाम पर चल संपत्ति में किसी भी लेन देन की रिपोर्ट 1 महीने के भीतर निर्धारित प्राधिकारी यानी कि प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को देनी होगी यदि संपत्ति का मूल्य इससे अधिक हो। अब कितने से अधिक का होगा जिसकी रिपोर्ट 1 महीना के भीतर प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को देना होगा। तो इसके लिए आप यहाँ देखते हैं 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 40,000, ऑप्शन सी 2 मंथ्स बेसिक पे ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकारी कर्मचारी के 2 महीने के मूल वेतन से अधिक। तो दोस्तों सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर जान लेते हैं, फिर थोड़ा क्लैरिफिकेशन देखेंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा डी, और यहाँ सी जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली ऑप्शन डी है। इसका करेक्ट आंसर डी है, यानी कि 2 मंथ्स बेसिक पे ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर 2 महीने के मूल वेतन से अधिक होता है तो अगर यह ट्रांजेक्शन चल संपत्ति में होता है तो 1 महीने के भीतर, यानी कि ट्रांजेक्शन होने के 1 महीने के भीतर इसकी सूचना प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को देनी होती है, यानी कि निर्धारित प्राधिकारी को देनी होती है। और इससे संबंधित विशेष जानकारी के लिए आप रूल 18 और इसका सब रूल 3 देख सकते हैं। अब थोड़ा इससे संबंधित क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं, और इसमें ये देख लेते हैं कि अगर ऑफिशियल डीलिंग हो तो क्या होता है। प्रीवियस सैंक्शन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड इफ एनी सच ट्रांजैक्शन इज विद अ पर्सन हैविंग ऑफिशियल डीलिंग विद हिम, प्रोविजो टू सब रूल 3 ऑफ रूल 18। अब यहाँ देखिए 2 मंथ्स का जो बेसिक पे है यह नॉर्मल केस के लिए है, ऐसे व्यक्ति के साथ ट्रांजैक्शन के लिए है जिसके साथ सरकारी कर्मचारी का कोई भी आधिकारिक लेन देन नहीं है। अगर उनके साथ कोई ऑफिशियल डीलिंग है, अमाउंट इससे कम का भी होता है, तो इसके लिए प्रीवियस सैंक्शन लेना होता है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी से, यानी कि निर्धारित जो प्राधिकारी है तो उनसे निर्धारित प्राधिकारी से पहले मंजूरी लेनी होती है अगर ऐसे व्यक्ति का ऑफिशियल डीलिंग है, यानी कि जिसके साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके साथ ऑफिशियल डीलिंग है तो प्रीवियस सैंक्शन लेना होता है। और इसके लिए आप प्रोविजो देख सकते हैं सब रूल 3 और रूल 18 का। चूंकि मूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित जो कंडीशन है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो सब रूल 3 में है रूल 18 के। तो दोस्तों आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को 1 महीने के भीतर किस केस में रिपोर्ट करनी होती है। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। When a government servant can assume that permission has been granted if decision of the competent authority is not communicated within। कब एक सरकारी कर्मचारी यह मान सकता है कि अनुमति दे दी गई है यदि सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के बारे में उनको सूचित नहीं किया गया है। कितने दिनों के अंदर अगर सूचित नहीं किया जाता है तो मान लिया जाता है कि उनको अनुमति मिल गई है। अब यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन ए 30 डेज फॉर कनेक्शन विद प्रेस और रेडियो, यानी कि प्रेस या रेडियो से जुड़ने के लिए। 30 डेज फॉर गिफ्ट, उपहार के लिए। 60 डेज फॉर ट्रांजेक्शन इन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, 60 दिन चल और अचल संपत्ति में लेन देन के लिए। और ऑप्शन डी देख सकते हैं 60 डेज यानी कि 7 दिन फॉर ट्रांजेक्शन इन इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया और विद फॉरनर्स, भारत के बाहर या विदेशियों के साथ अचल संपत्ति में लेन देन के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है सी, यानी कि यहाँ जो देख रहे हैं आप ये सी यहाँ पे सही नहीं है। अब इसके अब ये सही क्यों नहीं है, तो इसके लिए भी जो टाइम पीरियड होता है 30 डेज का ही होता है कि 30 डेज के
अंदर अगर चल और अचल संपत्ति में लेन देन से संबंधित अगर उनको परमिशन नहीं मिलता, ऐसा कम्युनिकेशन नहीं किया जाता उनको, तो यह मान लिया जाता है कि उनको परमिशन मिल गई है। इसलिए यहाँ 60 डेज जो है ये 30 डेज ही होगा। बाकी ए बी और डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इससे संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए आप कनेक्शन विद प्रेस और रेडियो के लिए आप रूल 8 देख सकते हैं, गिफ्ट के लिए रूल 13 देख सकते हैं, और यहाँ जो ट्रांजैक्शन है मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी का, इसके लिए 18 देख सकते हैं। और ऑप्शन डी जो है ट्रांजैक्शन इन इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया और विद फॉरेनर्स, इसके लिए रूल 18 देख सकते हैं। और जीआईडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन भी आप इससे संबंधित देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपने देख लिया है, 30 डेज होना चाहिए, जबकि यहाँ 60 डेज है। इसलिए यह जो ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हैं यह सही नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर। Which of the following act on the part of a government servant does amount to taking part in politics and election? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एक सरकारी कर्मचारी के द्वारा किया जाता है तो उससे राजनीति और चुनावों में भाग लेना माना जाता है? यानी कि जो नीचे जो 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा काम अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी करता है तो माना जाएगा कि ऐसे सरकारी कर्मचारी ने राजनीति या फिर चुनाव में भाग लिया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सीसीएस कंडक्ट रूल के तहत यह एक तरह का मिसकंडक्ट इसे माना जाता है और इसमें भाग लेना मना है। तो पहले चारों ऑप्शन को देख लेते हैं, फिर इसमें से ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें से इसका आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन है मेकिंग नॉर्मल अरेंजमेंट ड्यूरिंग इलेक्शन टूर ऑफ मिनिस्टर। पहला है मंत्रियों के चुनावी दौरों के दौरान सामान्य व्यवस्था करना, यानी कि अगर कोई नॉर्मल अरेंजमेंट करता है मंत्री के दौरे के समय में। ऑप्शन बी अरेंजमेंट बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स फॉर अफोर्डिंग नॉर्मल कर्टसीज एंड सिक्योरिटी टू मिनिस्टर्स ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। चुनाव प्रचार के दौरान मंत्रियों को सामान्य शिष्टाचार और सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिला अधिकारियों द्वारा व्यवस्था किया जाना। अगर यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल अगर कोई व्यवस्था करते हैं मंत्री के लिए कर्टसी के तौर पर या फिर इलेक्शन कैंपेन के दौरान सुरक्षा देते हैं। ऑप्शन सी टेकिंग एक्टिव पार्ट इन होल्डिंग रैलीज इन सपोर्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दलों के समर्थन में रैलियां आयोजित करने में सक्रिय भाग लेना, यानी कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी ऐसे रैली में एक्टिव पार्ट लेता है। ऑप्शन डी ऑर्गेनाइजिंग इलेक्शन मीटिंग फॉर मिनिस्टर्स और बीइंग प्रेजेंट ड्यूरिंग दोज मीटिंग्स फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड अफोर्डिंग नॉर्मल प्रोटेक्शन टू मिनिस्टर। मंत्रियों के लिए चुनावी बैठक आयोजित करना या कानून और व्यवस्था बनाए रखने और मंत्रियों को सामान्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन बैठकों के दौरान उपस्थित रहना, यानी कि उपस्थिति के कारण होता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए या फिर नॉर्मल प्रोटेक्शन देने के लिए अगर कोई सरकारी कर्मचारी उपस्थित हो, तो इसमें से किसको पॉलिटिक्स और इलेक्शन में भाग लेना माना जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर जान लेते हैं कि सही आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर सी है, टेकिंग एक्टिव पार्ट इन होल्डिंग रैलीज इन सपोर्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। यानी कि राजनीतिक दलों के समर्थन में रैलियां आयोजित करने में सक्रिय भाग लेना अगर कोई सरकारी कर्मचारी लेता है तो उसे पॉलिटिक्स या फिर इलेक्शन में भाग लेना माना जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसके लिए डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए लायबल हो सकता है। और इसके लिए आप रूल 5 और रूल 5 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 3 है उसे देख सकते हैं। और बाकी जो ए बी और डी देख रहे हैं तो इसमें भाग लेने को पॉलिटिक्स या फिर इलेक्शन में भाग लेना नहीं माना जाता, क्योंकि यह जो सरकारी कर्मचारी होते हैं ड्यूटी पर उनका यह एक तरह का दायित्व होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 है अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज फोरबिडन फ्रॉम स्पेकुलेटिंग इन एनी स्टॉक शेयर्स और अदर इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट अकेजनल इन्वेस्टमेंट मेड थ्रू। तो दोस्तों यहाँ बताना है कि एक सरकारी कर्मचारी को कभी कभार किए गए निवेश को छोड़कर किसी भी स्टॉक शेयर या अन्य निवेश में सट्टा लगाने से मना किया जाता है। लेकिन ये जो अकेजनल इन्वेस्टमेंट है यह किसके थ्रू कर सकता है, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। पहला है स्टॉक ब्रोकर, पहला ऑप्शन ये है शेयर दलाल। ऑप्शन बी है एनी अदर पर्सन ड्यूली ऑथोराइज्ड एंड लाइसेंस्ड, विधिवत अधिकृत और लाइसेंस प्राप्त कोई अन्य व्यक्ति उसके थ्रू कर सकता है। ऑप्शन सी ऑफ पर्सन हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द रेलिवेंट लॉ। और सी है प्रासंगिक कानून के तहत पंजीकरण का प्रमाण पत्र रखने वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के थ्रू कर सकता है। ऑप्शन डी है ऑल द अबव। इसका सही आंसर क्या होगा, तो दोस्तों एक बार जान लीजिए इसका सही आंसर, इसे कंफर्म कर देता हूं। इसका सही आंसर होगा डी। इसमें से जो तीनों ऑप्शन है तीनों में से किसी के भी थ्रू अकेजनल इन्वेस्टमेंट कोई भी सरकारी कर्मचारी कर सकता है। और इसके लिए
उनको जो है सट्टा लगाने का दोषी नहीं माना जाएगा। और इसके लिए आप रूल 16 और उसका सब रूल 1 को आप देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है डी। अब थोड़ा नोट्स के थ्रू भी बता देता हूँ। फ्रीक्वेंट परचेज और सेल और बॉथ ऑफ शेयर सिक्योरिटीज और अदर इन्वेस्टमेंट शैल बी डीम्ड टू बी स्पेकुलेशन। दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्पेकुलेशन क्या होता है, तो इसे जान लीजिए। शेयरों, प्रतिभूतियों या अन्य निवेशों की बार बार खरीद या बिक्री या दोनों को सट्टेबाजी माना जाता है रूल 16(1) के तहत। तो ये भी आंसर आपने जान लिया। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर। और क्वेश्चन है, गवर्नमेंट सर्वेंट इज अलाउड टू कलेक्ट ऑब्लिक रेज फंड्स ऑन वॉलेंट्री बेसिस एक्सेप्ट। आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट को धन इकट्ठा करने की अनुमति स्वैच्छिक आधार पर होती है। इनमें से किसको छोड़कर बाकी के लिए स्वैच्छिक आधार पर धन इकट्ठा कर सकता है, फंड कलेक्ट कर सकता है, रेज कर सकता है। लेकिन इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिसके लिए करना मना है। तो पहले चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सब्सक्रिप्शन बाय मेंबर्स ऑफ अ यूनियन अमंग देमसेल्व्स फॉर वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ द यूनियन। अब यहाँ देख सकते हैं कि संघ की कल्याणकारी गतिविधियों के लिए संघ के सदस्यों द्वारा आपस में सब्सक्रिप्शन इकट्ठा किया जाना। ऑप्शन बी है जो सब्सक्रिप्शन की जो फंड की बात है, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड के लिए। ऑप्शन सी है नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी के लिए। ऑप्शन डी है फंड रेजिंग वीक फ्लैग डे, यानी कि फंड रेजिंग वीक या फिर फ्लैग डे के लिए सब्सक्रिप्शन इकट्ठा करना, फंड एकत्रित करना वॉलेंट्री बेसिस पर। तो सबसे पहले इसका सही आंसर जान लेते हैं, फिर इसके कुछ क्लैरिफिकेशन देखेंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि बी को छोड़ के बाकी जो ए और सी और डी पर यहाँ देख रहे हैं, तो इसके लिए कोई भी सरकारी कर्मचारी फंड रेज कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड के लिए नहीं कर सकता है। और इससे संबंधित थोड़ा क्लैरिफिकेशन और आगे देने जा रहा हूँ। तो आपने देखा कि इसका सही आंसर होगा बी। अब यहाँ देख रहे हैं कि ए के लिए अगर जानना चाहते हैं तो जीआईडी 2 को देख सकते हैं, रूल 12 के जो जीआईडी 2 है उसे देख सकते हैं। और सी के आंसर के लिए जीआईडी 6 देख सकते हैं, और डी के आंसर के लिए जीआईडी 3 देख सकते हैं। इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए। अब यहाँ देख सकते हैं कि नोट 1 में नेशनल डिफेंस फंड। और नेशनल डिफेंस फंड में यानी कि प्रायर सैंक्शन में भी अकॉर्डेड बाय एचओडी टू असिस्ट हिम इन रेजिंग कंट्रीब्यूशन। कोई भी सरकारी कर्मचारी इसके लिए भी फंड जुटा सकता है, नेशनल डिफेंस फंड के लिए। लेकिन इसके लिए उनको परमिशन लेना होगा, और कहता है जो प्रायर सैंक्शन है, जो पूर्व मंजूरी है, वो एचओडी को देने को पावर दिया गया है। यानी कि एचओडी इस फंड के लिए, फंड कलेक्ट करने के लिए सैंक्शन दे सकता है, स्वीकृति दे सकती है। और जब बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड की, तो इसमें देखिए सबसे कांट कलेक्ट फंड, यानी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड के लिए फंड वॉलेंट्री बेसिस पर इकट्ठा नहीं कर सकता, लेकिन बट फ्री टू मेक देयर पर्सनल कंट्रीब्यूशन। लेकिन अपना अगर कंट्रीब्यूशन देना चाहें, उसमें देना चाहें, तो यह देना मना नहीं है। लेकिन उस पर्टिकुलर फंड के लिए दूसरों से फंड इकट्ठा नहीं कर सकता। और इससे संबंधित आप जीआईडी 5 को देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने इसका आंसर देख लिया। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 20 का क्वेश्चन 20 और उसके आंसर को। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर, और लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज नॉट डीम्ड एज मिसकंडक्ट। अब यहाँ देखिए सरकारी कर्मचारी का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कदाचार नहीं माना जाता है, ये बताना है। एक ऑप्शन है जिसे कदाचार नहीं माना जाता, बाकी तीन को माना जाता है। पहला हैबिचुअल लेट अटेंडेंस, आदतन देर से उपस्थिति अगर कोई करता है। ऑप्शन बी हैबिचुअल नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी। ऑप्शन बी है कर्तव्यों की आदतन लापरवाही। ऑप्शन सी है रोजगार या सेवा की शर्तों से, ऑप्शन सी है सीकिंग रिड्रेसल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर ग्रीवियंसेज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट और कंडीशंस ऑफ सर्विस। रोजगार या सेवा की शर्तों से संबंधित शिकायतों के लिए अदालत में निवारण की मांग करना। ऑप्शन डी है अनऑथराइजेडली ओवर स्टेइंग ऑन डेप्यूटेशन बियॉन्ड द पीरियड ऑफ डेप्यूटेशन। प्रतिनियुक्ति की अवधि से अधिक समय तक प्रतिनियुक्त पर अनधिकृत रूप से रहता है। अगर मान लीजिए अनऑथराइज रूप से डेप्यूटेशन पर ओवर स्टे करता है, उससे जो प्रिस्क्राइब पीरियड है उससे ज्यादा समय रह जाता है, तो इसमें से कहता है किसे मिसकंडक्ट नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर तो आप जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूं। इसका आंसर है सी,
यानी कि ए बी डी को मिसकंडक्ट माना जाता है, लेकिन जो सी है इसे मिसकंडक्ट नहीं माना जाता। और इसके लिए आप रूल 3 के नीचे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन 11 है इसे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। एक बार फिर इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।